वेलकम टू रावल कॉमर्स क्लासेस। बच्चों विश्व रावल हम कर रहे हैं सॉल्वेंसी रेशियोज। बच्चों सॉल्वेंसी रेशियो में मैंने आपको फॉर्मूला से सारे समझा दिए थे कि डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है। तो सबसे पहले शुरुआत में डेट इक्विटी रेशियो की इलस्ट्रेशन से कर रही हूँ। टीएस गरेवाल में इलस्ट्रेशन नंबर है आपकी ये 43। ठीक है, मैं बुक जो फॉलो कर रही हूँ मैं कर रही हूँ टीएस गरेवाल। ठीक है, टीएस गरेवाल इलस्ट्रेशन नंबर 43 क्या कहती है स्टेटमेंट। बच्चे स्टेटमेंट में है कैलकुलेट डेट टू इक्विटी रेशियो। हमने डेट इक्विटी रेशियो को फाइंड आउट करना है। ठीक है बच्चों, हमारे पास है क्या क्या, टोटल एसेट्स हैं, टोटल एक्सटर्नल लायबिलिटीज है और करंट लायबिलिटीज है। ठीक है जी, मैंने बच्चे यहाँ पे डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला लिखा, डेट इक्विटी रेशियो इक्वल टू डेट अपॉन इक्विटी। ठीक है, डेट का मीनिंग क्या था, डेट मीन्स लॉन्ग टर्म डेट्स, लॉन्ग टर्म डेट्स। ठीक है, लॉन्ग टर्म डेट्स भी आती है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। ठीक है, मॉर्टगेज लोन्स और डिवेंचर्स। देखो बच्चों इक्विटी का क्या मीनिंग है, इक्विटी मीन्स शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड में क्या क्या आता है, शेयर होल्डर फंड में बच्चों हमारे पास आता है शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लसेस, रिजर्व एंड सरप्लसेस। शेयर कैपिटल में बच्चों आ गया इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल। और रिजर्व एंड सरप्लस में क्या आ गया, रिजर्व एंड सरप्लस में फ्री रिजर्व्स, जनरल रिजर्व, क्रेडिट बैलेंस ऑफ पी एंड एल अकाउंट मीन्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्लस एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। ठीक है जी, मीन्स शेयर होल्डर फंड में हमारा क्या आ गया, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स प्लस जनरल रिजर्व प्लस क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है बच्चों, इस पे फोकस करो जरा। अब देखो बच्चों हमारे पास क्या गिवन है। ठीक है, हमारे पास क्या क्या गिवन है। देखो अगर मैं बैलेंस शीट बनाती हूं तो बैलेंस शीट में ये मैंने बनाई बैलेंस शीट ताकि हमें फॉर्मूलाज फ्रेम करने आ जाए। ठीक है, ऊपर सबसे पहले क्या आता है, लायबिलिटीज, लायबिलिटीज में आता है शेयर होल्डर फंड लायबिलिटी साइड पे। ठीक है, उसके बाद हमारी आती है नॉन करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज। एसेट साइड पे हमारी आती है नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स। ठीक है बच्चों, इसी से मैं फॉर्मूला बनाने लगी। देखो टोटल एसेट्स कितनी है, 1,25,000 की, ये मेरी टोटल एसेट्स है। इट मीन्स टोटल लायबिलिटीज भी इतनी ही होंगी, टोटल एसेट्स जितनी है उतनी हमारी टोटल लायबिलिटीज हो गई 1,25,000 की। अब बच्चों मेरे पास ये बना टोटल एक्सटर्नल लायबिलिटीज मीन्स इन दोनों का टोटल, टोटल एक्सटर्नल लायबिलिटीज मेरे पास कितनी है 1 लाख की। ठीक है, 1 लाख की। और करंट लायबिलिटीज कितनी है 50,000 की। इट मीन्स नॉन करंट लायबिलिटीज 50,000 की होगी और करंट लायबिलिटीज भी कितनी की होगी
50,000 की, क्योंकि ये दोनों कितने की है 1 लाख की। ठीक है, अब देखो बच्चों टोटल लायबिलिटीज के बाद अब हमने ये देखा हमारे पास 1,25,000 माइनस 1 लाख कर दिया तो हमारे पास क्या आ गया 25,000। ये हमारा क्या आ गया शेयर होल्डर फंड आ गया। ठीक है, और डेट्स में हमारे पास क्या है हमारी जो नॉन करंट लायबिलिटीज है वो कितनी है 50,000 की। तो ये हमने करा 50,000 अपॉन इक्विटी, शेयर होल्डर फंड कितना था 25,000। ठीक है, तो आंसर हमारे पास कितना आ गया 2:1। ठीक है बच्चों, आंसर कितना आ गया 2:1। बच्चों कुछ भी आपको रेक्टिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है, आप बड़े आराम से बैलेंस शीट में वैल्यूज को पुट करके सम कर सकते हैं। अभी मैं चलूंगी नेक्स्ट इलस्ट्रेशन पे। बच्चों नेक्स्ट मेरी इलस्ट्रेशन नंबर 45 है। कैलकुलेट डेट टू इक्विटी रेशो, फिक्स्ड एसेट्स की ग्रॉस वैल्यू 6 लाख, एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन 1 लाख, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स 30,000, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस 20,000, करंट एसेट्स 2,50,000, करंट लायबिलिटीज 2 लाख, लॉन्ग टर्म बोरिंग 10% डिवेंचर्स, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस 1 लाख। देखो बच्चों मैंने यहाँ पे फिर से फॉर्मूला लिखा, डेट इक्विटी रेशो इज इक्वल टू डेट अपॉन इक्विटी। डेट का मीनिंग है लॉन्ग टर्म डेट्स अपॉन शेयर होल्डर फंड्स। ठीक है जी बच्चों, मैं फिर से बैलेंस शीट बनाने लगी हूं। ये रही मेरी बैलेंस शीट, जो जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है उनको मैं पुट करूंगी। सबसे पहले मैंने हेडिंग्स लिखे शेयर होल्डर फंड्स, वर्किंग नोट में है ये शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटीज। इसके बाद बच्चों मैंने लिखा करंट लायबिलिटीज, इसके बाद मेरे पास आ गया एसेट्स। एसेट्स में मैंने लिखा नॉन करंट एसेट्स। इसके बाद बच्चों मैंने लिखा करंट एसेट्स। ठीक है, फॉर्मूला हमने फ्रेम कैसे करना है ये देखो बच्चों। मेरे पास गिवन है फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स कहां पे आती हैं बच्चों, फिक्स्ड एसेट्स आती हैं, फिक्स्ड एसेट्स नॉन करंट एसेट्स में आ गई। ग्रॉस वैल्यू गिवन थी, मैंने 1 लाख डेप्रिसिएशन माइनस कर दी। ये नॉन करंट एसेट्स में मैंने लिखा फिक्स्ड एसेट्स 5 लाख। ठीक है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स आ गई 30,000 की। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स के बाद लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। ठीक है, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस ये मेरे पास आ गए 20,000 के। करंट एसेट्स बच्चों मेरे पास आ गई जो गिवन है 2,50,000 की। करंट लायबिलिटीज आर गिवन फॉर ₹2 लाख, राइट। लॉन्ग टर्म बोरोइंग ये मेरे पास गिवन है डिवेंचर्स 3 लाख के, और लॉन्ग टर्म बोरोइंग में
मेरे पास लॉन्ग टर्म प्रोविजंस गिवन है 1 लाख की, मतलब लॉन्ग टर्म डेट्स मेरे पास कितने हैं 4 लाख के। ये मेरे पास क्या है लॉन्ग टर्म डेट्स। लॉन्ग टर्म डेट्स कितने की है 4 लाख के। अब बच्चों मेरे को क्या चाहिए शेयर होल्डर फंड्स। ठीक है, सबसे पहले मैंने लायबिलिटी एसेट्स का टोटल करा। एसेट्स का देखो 2,50,000 प्लस 50 3 लाख प्लस 5 लाख। ठीक है, तो ये मेरे पास कितना बनता है 250 प्लस 50, ये बना मेरे पास 3 लाख और 5 लाख, ये बना मेरे पास 8 लाख। जितनी एसेट्स है उतना ही टोटल बैलेंस शीट में लायबिलिटीज का लिखा। ठीक है, अब देखो 8 लाख माइनस कर दिया मैंने 4 लाख ये 2 लाख ये 6 लाख, तो शेयर होल्डर फंड्स मेरे पास कितना आ गया 2 लाख का, जो कि मैंने बैलेंसिंग फिगर निकाल ली है। अब मेरे पास आ गया लॉन्ग टर्म डेट्स इज इक्वल टू 4 लाख। इसके बाद मेरे पास आ गया शेयर होल्डर फंड्स इज इक्वल टू 2 लाख और रेशो कितनी आ गई 2:1। ठीक है जी, रेशो कितनी आ गई 2:1। समझ गए बच्चों। अब मैं करवाने लगी हूं नेक्स्ट। हाँ जी बच्चों, मेरे पास नेक्स्ट क्या गिवन है इलस्ट्रेशन नंबर 48। टोटल एसेट्स 28 लाख, टोटल डेट्स 24 लाख, कैपिटल इंप्लॉयड 20 लाख। बच्चों एक तो मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया हुआ है डेट अपॉन इक्विटी इज इक्वल टू डेट इक्विटी रेशो। कैपिटल इंप्लॉयड का क्या फॉर्मूला होता है, कैपिटल इंप्लॉयड इज इक्वल टू डेट प्लस इक्विटी। ये फॉर्मूला भी आपने माइंड में रखना है। कैपिटल इंप्लॉयड इज इक्वल टू डेट प्लस इक्विटी। अभी मैं बैलेंस शीट बनाने लगी हूं फिर से। ये रही मेरी बैलेंस शीट। शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट एसेट्स। इसके बाद मैंने लिखा करंट एसेट्स। बच्चों मेरे पास गिवन है टोटल एसेट्स 28 लाख, इट मींस टोटल लायबिलिटीज भी कितनी होगी 28 लाख। ठीक है, अब देखो बच्चों मेरे पास टोटल एसेट्स भी आ गए, टोटल अब मेरे पास गिवन है टोटल डेट्स, ये मेरे पास कितने गिवन है 24 लाख के। 28 लाख माइनस 24 लाख, शेयर होल्डर फंड मेरे पास कितना आ गया 4 लाख का। शेयर होल्डर फंड को हम क्या कहते हैं इक्विटी भी कहते हैं। शेयर होल्डर फंड को हम इक्विटी कहते हैं। कितना आ गया 4 लाख का। ठीक है, अब देखो बच्चों, अब मैंने डेट्स कैसे निकाल सकती हूँ। कैपिटल पहले मैंने कैपिटल इंप्लॉयड मेरे पास गिवन है 20 लाख की। ठीक है, अब मेरे पास डेट्स मैंने निकालने हैं और मेरे पास इक्विटी कितनी है शेयर होल्डर फंड कितने 4 लाख का। ठीक है बच्चों, अब मैंने क्या निकालने डेट्स निकालनी है। कैपिटल इंप्लॉयड, कैपिटल इंप्लॉयड ये थी मेरे पास 20 लाख, माइनस कर दिया मैंने इक्विटी 4 लाख इज इक्वल टू डेट्स कितने आ जाएंगे
16 लाख के। ठीक है बच्चों, डेट्स कितने आ जाएंगे मेरे पास? 16 लाख के। फॉर्मूला कंप्लीट हो गया, 16 लाख अपॉन 4 लाख, रेशो आ गई 4:1। ठीक है बच्चों, सुपर सिंपल है ये, आपको कोई रट्टाफिकेशन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अभी मैं करवाती हूँ बच्चों नेक्स्ट इलस्ट्रेशन। बच्चों मेरा नेक्स्ट सब में, इफ डेट इक्विटी रेशियो इज 2:1, स्टेट गिविंग रीजंस whether ratio will increase, decrease or not change. First step, purchase of fixed assets by taking a long term loan. 2, sale of fixed asset book value at a loss of rupees 5,000. Sale of fixed assets book value of rupees 40,000 for rupees 50,000. Issue of new shares for cash and issue of bonus shares. इसके बाद है बच्चों रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स फॉर कैश। नंबर 6 पे रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स फॉर कैश। ठीक है जी। नेक्स्ट है बच्चों conversion of debenture into equity shares, conversion of debentures into equity shares, और नेक्स्ट है बच्चों मेरा डिवेंचर डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल डिविडेंड। ठीक है, 8th पे है डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल डिविडेंड। बच्चों हमने क्या करना है, इन्होंने बोला है कि हमारी जो रेशो है 2:1 है। हमने एजम्पशन ले ली, इमेजिन कर लिया कि डेट्स कितने की है 2 लाख, इक्विटी कितने की है 1 लाख की, तभी हमारी रेशो हुई होगी 2:1। आप इसको 20 लाख बाय 10 लाख भी कर सकते हो। ठीक है, मतलब आपने ये ले लिया। अब देखो परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, हमारी रेशो कितने की थी 2 लाख की। लेट एसेट इज परचेज फॉर रुपीज 50,000। ठीक है, 50,000 की हमने एसेट खरीदी और लोन ले लिया बाय टेकिंग लोन्स। अब देखो बच्चों 2 लाख हमारे डेट्स 2 लाख से बढ़ के कितने हो गए 2,50,000। इक्विटी विल रिमेन सेम, मीन्स 2,50,000 अपॉन आ गया हमारे पास 1 लाख, तो रेशो कितनी होगी 2.5:1। तो हमारा क्या आ गया, ये रेशो विल इंक्रीज। अगर क्वेश्चन में इंक्रीज लिखा है तो आप इंक्रीज लिखोगे, इंप्रूव लिखा है तो आप इंप्रूव लिखोगे। ठीक है बच्चों, मीन्स जब हम एसेट लेते हैं, एसेट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ा ना इक्विटी पे ना डेट पे, लेकिन एसेट लोन पे ले लिया है तो हमारी लॉन्ग टर्म जो लायबिलिटी है बढ़ गई। ठीक है, बाय टेकिंग एसेट ऑन लोन, ठीक है, डेट्स आर इंक्रीजिंग सो आर रेशियो विल इंक्रीज। ये मैंने आपको कौन सा केस करा है, फर्स्ट केस करा है। सेकंड केस में देखो बेटा, सेकंड केस में क्या था, हमने क्या करा, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स बुक वैल्यू ऑफ रुपीज 40,000 एट अ लॉस। हमारे पास डेट कितने की है 2 लाख के। ठीक है, और हमारी इक्विटी मीन्स शेयर होल्डर फंड कितने का था 1 लाख का। अब हमने क्या करा, एसेट को सेल कर दिया तो हमारे पास क्या आ गया, कैश आ गया।
लेकिन कैश ना तो डेट में आएगा ना इक्विटी में आएगा। लेकिन जब हमने एसेट सेल करी है वो किस पे करी है, लॉस पे सेल करी है। और शेयर होल्डर फंड का क्या फॉर्मूला होता है, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस जनरल रिजर्व प्लस क्रेडिट बैलेंस ऑफ P&L अकाउंट। क्रेडिट बैलेंस होता है तो प्लस होता है, ये क्या था, डेबिट बैलेंस। ठीक है, तो डेबिट बैलेंस से हमारा क्या हो गया, जो शेयर होल्डर फंड है वो हमारा लॉस के कारण कम हो गया। ठीक है, तो हमारी जो रेशो आ गई वो कितनी आ गई, 2 लाख अपॉन 95,000। तो बच्चों अब हमारी रेशो आ रही है 2.1 2.1:1। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमारी रेशो क्या हो रही है, रेशो विल इंक्रीज। तो इसकी हमने रीजनिंग क्या दी, शेयर होल्डर फंड में जो प्रॉफिट का क्रेडिट बैलेंस है वो प्लस होता है, डेबिट बैलेंस शेयर होल्डर को फंड को कम कर देगा। ठीक है जी, और रेशो क्या होगी, इंक्रीज होगी। थर्ड देखो बच्चों, सेल ऑफ फिक्स एसेट, 40 की एसेट्स को 50 में बेचा। ठीक है, हमारी रेशो क्या थी, 2:1। ठीक है, 40,000 की एसेट्स को 50,000 में हमने बेच दिया तो हमारे पास क्या हो गया, प्रॉफिट आ गया। तो प्रॉफिट से क्या हुआ, जो हमारा शेयर होल्डर फंड है वो इंक्रीज हो गया। ठीक है, 2 लाख अपॉन 1,10,000। ठीक है, तो ये देखते हैं हम हमारे पास कितना आ रहा है, 2 लाख अपॉन 1,000, तो ये 1.8:1 रेशो विल डिक्रीज। हमारी रेशो क्या हो गई, कम हो गई। ठीक है जी, अब देखो बच्चों नेक्स्ट है मेरा फोर्थ, इशू ऑफ न्यू शेयर्स फॉर कैश। ठीक है, हमने क्या करा, हमने न्यू शेयर्स इशू करे। ठीक है, जैसे ही हमने न्यू शेयर्स इशू करे तो हमारा शेयर होल्डर फंड बढ़ गया। सपोज करो कि हमने न्यू शेयर्स कितने के इशू करे, 1 लाख के। ठीक है, तो हमारा जो शेयर होल्डर फंड्स है वो क्या हो जाएगा, शेयर होल्डर फंड हमारा बढ़ गया। ठीक है, हमने 2 लाख के शेयर्स इशू करे तो हमारा शेयर होल्डर फंड इंक्रीज हो गया। तो हमारी रेशो क्या हो जाएगी, 2 लाख बाय 3 लाख हमने करा तो हमारी रेशो डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, रेशो होगी हमारे पास 0.6:1। ठीक है जी, अब देखो बच्चों नंबर 5 पे हमने क्या करा, इशू ऑफ बोनस शेयर्स। बच्चों बोनस शेयर जब कंपनी इशू करती है, ठीक है, इसका मीनिंग क्या होता है, कंपनी के बोनस शेयर का इशू करने का मीनिंग क्या होता है, व्हेन लिक्विडिटी पोजीशन ऑफ द कंपनी इज नॉट गुड। कंपनी की लिक्विड पोजीशन अच्छी नहीं है, कंपनी ने अपने जो एकमुलेटेड प्रॉफिट्स पड़े हुए थे उनके कंपनी ने लोगों को शेयर्स इशू कर दिए। तो इसका बच्चों नो चेंज आएगा, ना तो हमारा लॉन्ग टर्म डेट्स बढ़ेंगे और ना ही शेयर होल्डर फंड्स बढ़ेगा। सिंपली दिस इज कन्वर्जन ऑफ, दिस इज conversion of accumulated profits into shares। ठीक है, तो इसका नो चेंज आंसर है। ठीक है, नो चेंज। फिफ्थ का आंसर क्या हो गया, नो चेंज। अब बच्चों हम 6th पे चलते हैं, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स फॉर कैश। रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स फॉर कैश। बच्चों हमारे पास 2 लाख बाय 1 लाख, डेट हमारे 2 लाख के थे। ठीक है, डेट हमारे कितने के थे, 2 लाख के। अब हमने जब रिडीम कर दिए, मींस डिवेंचर की पेमेंट कर दी,
ठीक है, तो पेमेंट करने से हमारे जो डेट्स हैं, सपोज 50,000 के पे करे, डिवेंचर होल्डर्स को कैश दे दिया, तो हमारे डेट्स हैं वो कम हो गए। ठीक है, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर से हमारे जो डेट्स हैं वो कम हो गए। हमारा जो डेट्स आ गए 1,50,000 के अपॉन 1 लाख, रेशो कितनी होगी 1.5:1, मीन्स रेशो विल डिक्रीज। ठीक है जी, रेशो क्या आ जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अब बच्चों नेक्स्ट मेरा आ गया 7th। अभी आप इसको अच्छे से देख लो। 7th पॉइंट मैं यहां पे लिखने लगी हूं 7th। ठीक है, 7th में क्या था, 7th में ये था कन्वर्जन ऑफ डिवेंचर्स इनटू इक्विटी शेयर्स। ठीक है, तो बच्चों जब डिवेंचर्स को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर दिया, हमारे पास जो डिवेंचर्स थे 7th का मैंने ये लिखा 2 लाख बाय 1 लाख, डेट्स थे हमारे पास 2 लाख के। अब जब डिवेंचर 50,000 के डिवेंचर को हमने कहाँ पे कन्वर्ट कर दिया, शेयर्स में कन्वर्ट कर दिया, तो हमारे पास लॉन्ग टर्म डेट्स कम हो गए और शेयर होल्डर फंड हमारा बढ़ गया। ठीक है, शेयर होल्डर फंड हमारा बढ़ गया। तो बच्चों रेशो पे क्या फर्क पड़ा, यहाँ पे रेशो हमारी जो डिवेंचर को अगर हम कन्वर्ट करेंगे कैश में, तो रेशो हमारी 2:1 से 1:1 हो गई, रेशो हमारी डिक्रीज हो गई। ठीक है बच्चों, समझ लगी। अब डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल डिविडेंड, कंपनी फाइनल डिविडेंड को जब डिक्लेयर करेगी तो टोटल शेयर होल्डर फंड है वो डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि जो डिविडेंड देना है उससे जो एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं वो कम हो जाएंगे। टोटल शेयर होल्डर फंड्स विल बी डिक्रीज्ड बाय द अमाउंट ऑफ द profit appropriated for dividend, but long term debts will remain सेम। ठीक है, जब कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करेगी, तो कंपनी ने जब डिविडेंड डिक्लेयर करना है बच्चों, तो जो शेयर होल्डर फंड है, जो हमारे लॉन्ग टर्म डेट्स हैं वो सेम रहेंगे और शेयर होल्डर फंड हमारा कम हो जाएगा। ठीक है जी, तो हमारी रेशो पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, रेशो विल इंक्रीज। लास्ट वाला आप खुद करके देखोगे, मैं इसकी एक्सप्लेनेशन फिर देती हूँ। टोटल शेयर होल्डर फंड्स will be decreased by the amount of profits appropriated for dividend, but long term debts will remain same। ठीक है बच्चों, देखो समझ लगी आपको। अब बच्चों मैं चलने लगी हूं नेक्स्ट रेशो पे। ठीक है जी, हाँ जी बच्चों, नेक्स्ट है मेरी टोटल एसेट टू डेट रेशो। टोटल एसेट्स टू डेट रेशो इज इक्वल टू टोटल एसेट्स अपॉन टोटल एसेट टू डेट्स अपॉन डेट्स। डेट्स का मीनिंग क्या है, लॉन्ग टर्म डेट्स। ठीक है, तो टोटल एसेट्स बच्चों मेरे पास स्टेटमेंट क्या है, कैलकुलेट टोटल एसेट टू डेट रेशो, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, ये मेरे पास आ गए डेट्स, करंट लायबिलिटीज। ठीक है, ये उसके बाद आ गई नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स। तो बच्चों सबसे पहले टोटल एसेट्स is equal to all the assets. Total assets means non-current assets plus current assets. Non-current assets are given 5,40,000 and current assets 1,00,000
35,000. Debts means long-term debts. Debts is equal to long-term borrowings. Long-term borrowing plus long-term provisions. Long-term provisions. Long-term borrowing given है 3 lakh की एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस गिवन है 1,50,000 के. ठीक है बच्चों, अब हमारे पास टोटल एसेट्स कितनी आ गई? 5,40,000 प्लस 1,35,000 6,75,000 अपॉन डेट्स मीन्स लॉन्ग टर्म डेट्स, ये हमारे पास आ गए 4,50,000 के. और रेशो बच्चों हमारे पास कितनी आ गई? 1.5:1. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने लगी हूं. हाँ जी बच्चों, नेक्स्ट है कैलकुलेट प्रोप्राइटरी रेशो. इलस्ट्रेशन नंबर 62. प्रोप्राइटरी रेशो का क्या फॉर्मूला है? ठीक है, प्रोप्राइटरी रेशो का बच्चों फॉर्मूला है प्रोप्राइटर फंड प्रोप्राइटर फंड मीन्स शेयर होल्डर फंड अपॉन टोटल एसेट्स. ठीक है जी, प्रोप्राइटर फंड और शेयर होल्डर फंड इज इक्वल टू इक्विटी शेयर कैपिटल जो यहां पे गिवन है प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस जनरल रिजर्व प्लस क्रेडिट बैलेंस ऑफ P&L अकाउंट मीन्स सरप्लस. ठीक है, तो ये क्या गिवन है हमारे पास? 2 लाख प्रेफरेंस शेयर्स है प्लस 3 लाख के रिजर्व एंड सरप्लस. जनरल रिजर्व है 2,50,000 का और सरप्लस क्रेडिट बैलेंस ऑफ P&L अकाउंट कितने का है? 1,50,000 का. तो बच्चों ये हमारे पास कितना बना? 2 और 3 5, 5 और 2 7, ठीक है 8 और ये बना 9 लाख. शेयर होल्डर फंड हमारे पास कितने का बनता है? 9 लाख का. अब हम लेते हैं टोटल एसेट्स इज इक्वल टू, टोटल एसेट्स में आ गया लॉन्ग टर्म ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स प्लस करंट एसेट्स प्लस फिक्स्ड एसेट्स. फिक्स्ड एसेट्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स है बच्चों हमारे पास 2 लाख की प्लस करंट एसेट्स 8,80,000 प्लस फिक्स्ड एसेट्स 21 लाख. 21 एंड 2 23 प्लस 880 ये बना 31,80,000. और बच्चों हमारे पास रेशो कितनी आ रही है? 0.28:1. ठीक है जी, नेक्स्ट में आपको सम करवाने जा रही हूं इंटरेस्ट कवरेज रेशो. हाँ जी बच्चों, इंटरेस्ट कवरेज रेशो का क्या फॉर्मूला है? इंटरेस्ट कवरेज रेशो
इसका फॉर्मूला है EBIT अपॉन इंटरेस्ट। EBIT means earning before interest and taxes. Interest and taxes upon interest on borrowings. Interest on long term borrowings. जैसे 10% डिवेंचर्स है तो 10% इंटरेस्ट हो गया, 20% लोन है तो लोन पे 20% हो गया, परसेंटेज साथ में केवल होएगी। बच्चों इसका फॉर्मूला बनता है नेट प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट प्लस टैक्सेस अपॉन इंटरेस्ट। ठीक है जी बच्चों, जैसे आप देखो आप क्या करते हो, हम कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स बनाते थे, यहाँ पे हमारे पास आ जाता था टोटल रेवेन्यू, फिर हम टोटल खर्चे माइनस करते थे, टोटल रेवेन्यू में से हमारे पास आ जाता था प्रॉफिट। ये टोटल रेवेन्यूज हैं, ये एक्सपेंसेस हैं, रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस माइनस करते थे तो आता था प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर हम टैक्स माइनस करते थे तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आता था। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में आप टैक्स प्लस कर दोगे तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाता है। ठीक है, अब देखो जो मेरी स्टेटमेंट है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बड़े ध्यान से करना। इलस्ट्रेशन नंबर है मेरे पास 69। इसमें है नेट कैलकुलेट इंटरेस्ट कवरेज रेशो, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। देखो क्या गिवन है मेरे पास स्टेटमेंट में, स्टेटमेंट में गिवन है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये मेरे पास गिवन है 1,20,000। ठीक है, 12% लॉन्ग टर्म डेट्स, लॉन्ग टर्म डेट्स पे इंटरेस्ट कितने 12%, तो ये बनता है लॉन्ग टर्म डेट्स है 20 लाख के और टैक्स का रेट है 40%। देखो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बच्चे क्या करते हैं इसी प्रॉफिट का 40% कर देते हैं जो कि गलत है। अब देखो मेरे पास सबसे पहले मैंने क्या लिया, नेट प्रॉफिट कितने के थे 1,20,000 के, प्लस 20 लाख का 12% जो मेरा इंटरेस्ट बना वो कितना बना 2,40,000। अब मेरे को चाहिए टैक्सेस, टैक्स मैंने कैसे कैलकुलेट करने हैं, ये देखो बच्चों यहीं पे मैं करके दे रही हूं आपको वर्किंग नोट्स। ठीक है, सपोज हमारी इनकम कितनी है 100 रुपीज की, टैक्स कितना लगा 40, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना हो गया 100 माइनस 40 इज इक्वल टू 60। अब देखो ये भी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, ये भी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। इफ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज 60, देन टैक्स कितना हो गया हमारा, टैक्स इज इक्वल टू 40। If profit after tax is 140 by 60, if profit after tax is equal to 1,20,000, तो टैक्स 40 by 60 into 1,20,000। ठीक है, 40 by 60 into 1,20,000, ये मेरे पास आता है
80,000, 80,000। ठीक है जी। अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा, नेट प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट प्लस टैक्सेस कितने आ गए, 80,000 के, अपॉन इंटरेस्ट कितना आ गया, 2,40,000 का। देखो बच्चों, टोटल इनकम 100, टैक्स कितना पे करा 40, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 60। इफ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 60 देन टैक्स कितना है 40। इफ 140/60, आप यहाँ पे ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो, टैक्स इज इक्वल टू, टैक्स हमने निकाल रहे हैं तो हमारा फॉर्मूला क्या बना, टैक्स कितना था 40, ठीक है, 40 से 100 में से 40 पे करने के बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 60 इनटू प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना था 120। ठीक है जी। तो हम ऐसे भी टैक्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। ये मैंने बिल्कुल आपको जैसे छोटे बच्चों को समझाते हैं, बेटा 100 रुपए कमाते हैं, 40 पे टैक्स दिया, तो बाकी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है 60। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 60 है तो निकाल रहा है क्या टैक्स, टैक्स जो निकालना है ऊपर 40। इफ 140/60, इफ 1,20,000 करा तो ये हमारे पास कितना आ गया 80,000। अब बच्चों देखो 120 प्लस 240 प्लस 80, ये आ गया 4,40,000 अपॉन 2,40,000। ठीक है, 440/240, ये मेरे पास आ गया 1.83 टाइम्स में। ये रेशो किसमें कैलकुलेट होती है, टाइम्स में। ठीक है जी। अभी मैं नेक्स्ट करवाती हूँ जो लास्ट इलस्ट्रेशन है। हाँ जी बच्चों, मेरा नेक्स्ट है कैलकुलेट डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड, शेयर होल्डर फंड, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स आर गिवन। देखो बच्चों, डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड, इस रेशो का क्या फॉर्मूला है, इस रेशो का फॉर्मूला है लॉन्ग टर्म डेट्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड, डेट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड मीन्स लॉन्ग टर्म डेट्स, डेट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। डेट्स बच्चों हमारे पास गिवन है, डेट्स कितनी है लॉन्ग टर्म डेट्स 6 लाख के, कैपिटल एम्प्लॉयड मीन्स डेट प्लस इक्विटी, डेट प्लस इक्विटी, डेट्स कितनी है 6 लाख के, इक्विटी मीन्स शेयर होल्डर फंड 12 लाख का गिवन है, ये आ गया 18 लाख। ठीक है जी। और हमारा आंसर क्या आ रहा है बच्चों, डेट अपॉन इक्विटी, ये हमारे पास 6 लाख अपॉन 18 लाख 0.33:1। ठीक है जी, ये हमारा आंसर है। प्योर वे कैलकुलेट होती है ये रेशो। हाँ जी बच्चों, मैंने आपको आज सारी सॉल्वेंसी रेशोज है उसके सम्स कंप्लीट करवा दिए हैं। कल मैं आपको एक्टिविटी रेशोज के फॉर्मूलाज करवाऊंगी। ठीक है, उसके बाद हम इसके सम्स करेंगे। बच्चों, अगर आपको मेरा पढ़ाया पसंद आ रहा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, ताकि मेरे को मोटिवेशन मिले और मैं आपको और अच्छे से पढ़ा सकूं। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।